हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिफोर दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन फिनोमिना इन प्लांट्स। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हो चुका है। फिर हमने लोअर ऑर्गेनिज्म में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे, ह्यूमन में, यानी कि जो हायर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है उसमें रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा। ह्यूमन इज हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी डिफरेंट ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से ये प्रोसेस होगी। तो ह्यूमन में जो कंप्लीट सिस्टम प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। What are different parts of human respiratory system? मैंने इसके डायग्राम को ड्रॉ किया है, तो एक बार देखते हैं। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव नोज, है ना। कहाँ से स्टार्ट होगा, नोज वाले पोर्शन से रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। आफ्टर द नोज वी हैव नॉस्ट्रिल। नोज के जो है आगे कौन सा प्रोसेस, देयर इज 2 नॉस्ट्रिल आर देयर। ठीक है, उसके आगे वाला स्ट्रक्चर होता है नेजल पैसेज। याद रखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज आगे चल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ऐड हो जाएगा। अच्छा, बीच में क्या है, माउथ कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी और नोज के बीच में सेपरेशन प्रेजेंट होगा। दैट सेपरेशन इज नोन एज बोनी पैलेट। क्या नाम देंगे इसको, बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड बोनी पैलेट। इसके थ्रू इसका सेपरेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये जो माउथ कैविटी वाला आगे वाला ट्यूब है वो तो ईसोफेगस या फूड पाइप कहलाएगा, और इससे ही कनेक्टेड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो लंग्स में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया और विंड पाइप। और उसके ऊपर किसके वॉइस बॉक्स हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पे नेक में। ठीक है, लैरिंग्स नाम देते हैं, या फिर इसको क्या नाम देंगे, वॉइस बॉक्स। आगे चल के यही ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर लंग्स के अंदर जाएगा। सो दिस 2 पार्ट्स आर नोन एज ब्रोंकस। एक एक स्ट्रक्चर पे हम डिटेलिंग भी करेंगे, अभी तो खाली नेम देख रहे हैं। ब्रोंकस आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर 2 कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड लंग्स। बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट एंड राइट। ओके, लेफ्ट वाला जो है अच्छा, इसको भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट लंग्स के पार्ट्स को भी। देन ये पूरा स्ट्रक्चर चेस्ट कैविटी के अंदर कनेक्टेड होगा। ठीक है, किसके अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर। और चेस्ट कैविटी के नीचे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। क्या नाम देंगे, डायफ्राम। तो मैंने बता दिया कि ब्रोंकस, ब्रोंकियल, और आगे चल के ये ब्रोंकियल एल्वियोलाई कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड है। अब एक एक प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोज। सभी लोग जानते हैं, है ना, नोज वाला स्ट्रक्चर जो कि गैसियस इनहेलेशन के लिए प्रेजेंट होगा। नोज के अंदर 2 होल्स हैं जिसको हम क्या नाम देंगे, नॉस्ट्रिल। जानते हैं सभी लोग। नॉस्ट्रिल के आगे प्रेजेंट है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वन इज कॉल्ड हेयर और सेकंड होता है म्यूकस। ठीक है बेटा, नेजल पैसेज में कौन से 2 स्ट्रक्चर हैं, हेयर एंड म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस। ठीक है, तो हेयर क्या करेगा कि जो एयर अंदर आ रही है जिसको हम रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं, तो उस एयर को फिल्टर करने का काम कौन करता है, जो हेयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उसको फिल्टर करने का। उसके हाथ में अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, आते हैं, तो वो बाहर ही रुक जाएंगे और अंदर फ्रेश एयर जाएगी। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करेगा। तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उसी म्यूकस में मिक्सअप होके बिगर डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो बेसिकली इनका फिल्ट्रेशन का फंक्शन है, ध्यान रखेंगे किसका, हेयर एंड म्यूकस का। ठीक है बच्चों, आगे वही एयर आगे किसके अंदर जाएगी, दिस ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के ऊपर आपको ये रेड कलर का स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या नाम देंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसको हम रिब्स भी नाम देते हैं। कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ओके, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, या फिर क्या नाम दिया इसको, रिब्स नाम दिया। ये ट्रेकिया को अपनी पोजीशन में फिक्स रखता है, जिस ट्यूब को अपनी पोजीशन में फिक्स रखेगा कि बाई चांस जब अंदर एयर नहीं है तब भी ये आपस में कोलैप्स नहीं होंगे, तब भी आपस में चिपकेगा नहीं। इससे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। एक कार्टिलेजेस की लेयर प्रेजेंट होगी जो उसको अपनी पोजीशन में क्या करेगा, फिक्स करेगा। आप एक बलून का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर बलून में एयर नहीं है तो वो क्या हो जाता है, वापस से चिपक जाएगा अपने दोनों उसके एंड जो है ना। और यही अगर हम एक पाइप का एग्जांपल ले लें, है ना, तो पाइप अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है ना, अगर उसके अंदर एयर नहीं है तो भी।
तो यहाँ पे कार्टिलेज क्या करते हैं, उसको हार्ड बनाएंगे, दोनों साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि अगर अंदर एयर नहीं भी आ रही है तो वो उसको आपस में कोलैप्स होने से बचाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चल के यही जो है ट्रेकिया दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज दिस टू पार्ट्स? ब्रोंकस। ठीक है, इनके ऊपर भी कार्टिलेजियस लेयर प्रेजेंट होगी। ब्रोंकस किसके अंदर जा रहे हैं? लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ब्रोंकस दो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे बच्चों? ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन? ब्रोंकस। ओके, अब यही ब्रोंकियोल्स जो ब्रांच स्ट्रक्चर है आगे इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज प्लूरल और एल्वियोलस इसका क्या बनता है? सिंगुलर वर्ड बनेगा। एल्वियोलाई आगे चल के कनेक्टेड है ब्लड वेसल से। एल्वियोलाई किससे कनेक्टेड हो जाएंगे? ब्लड वेसल्स, यानी कि सीधे ब्लड में उस एयर को या ऑक्सीजन को वो डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो एक कॉमन स्ट्रक्चर हो गया। लंग्स की बात करते हैं। बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट है, इसी के अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट मेन ऑर्गन लंग्स है। दो लंग्स प्रेजेंट होंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ओके, जो लेफ्ट वाला लंग है वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है राइट वाले के कंपैरिजन में, बिकॉज लेफ्ट साइड में क्या चीज है? लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है दिस इज आवर हार्ट। हार्ट प्रेजेंट है तो हार्ट को जगह देने के लिए लेफ्ट वाला लंग की साइज थोड़ी छोटी होती है। इसके अलावा लंग्स के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होगी। लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दिस इज कॉल्ड प्लूरा। याद रखेंगे, लंग्स के ऊपर की जो कवरिंग है वो क्या कहलाएगी? प्लूरा। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर कवर्ड है? चेस्ट कैविटी। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी। और नीचे फ्लेक्सिबल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। ठीक है, ये तो बेटा बॉडी का क्या हो गया? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब समझना है इसकी वर्किंग कैसे है ना, किस तरीके से ये प्रॉपरली वर्क करेगा। राइट, तो पहले एक बार आप ये डायग्राम बना लो। बच्चों अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वर्किंग की प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए कि जब हम इनहेलेशन करते हैं, यानी कि एयर को अंदर आना है ना, एयर को क्या करना है? अंदर लाना है। और एयर हमेशा ध्यान रखेंगे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। हमेशा ध्यान रखेंगे एयर अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए क्या होगा? हमारा जो ये डायफ्राम वाला पोर्शन है, ठीक है, ये डायफ्राम वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा। ध्यान दो, अभी ये इस तरीके से है। ओके, और जैसे ही एयर को अंदर लाना होगा तो ये डायफ्राम वाला जो रीजन है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। यू कैन सी दिस, जैसे मैं हाथ बना रहा हूं इस तरीके से। ओके, अब डायफ्राम जैसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाएगी। दिस चेस्ट कैविटी विल एक्सपांड। ओके, चेस्ट कैविटी जैसे एक्सपांड होगी उससे क्या होगा? अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। किसका? चेस्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। जहां वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। आउटसाइड अगर हम देखते हैं, नोज के बाहर एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा है। एयर अपने हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या? एयर हायर प्रेशर यानी कि आउटसाइड से नोज में आएगा, नोज से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज में उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल बाहर रह जाएंगे। कौन करेगा? हेयर एंड म्यूकस। उसके बाद में एक इसमें आएगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल के बाद ये किस में चला जाएगा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? कॉइलिंग प्रेजेंट होती है। इतनी ज्यादा कॉइलिंग प्रेजेंट होगी कि अगर दोनों लंग्स के सभी एल्वियोलाई को अगर हम खोल दें, ओके, तो वो कितना हो जाएगा? जो एक टेनिस कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो टेनिस कोर्ट पूरा क्या हो जाएगा? उससे फिल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो सोचिए कितनी ज्यादा कॉइलिंग है और वो एक जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, हाईली कॉइलिंग इसलिए जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं, अंदर एयर आई, ठीक है, लंग्स तक, एल्वियोलाई तक। अब एल्वियोलाई आगे चल के किससे कनेक्टेड है? एल्वियोलाई इज कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। अब इसको ब्लड में मिक्सअप होना है, तो एयर में जो भी पार्टिकल आ रहे हैं, एयर में सब गैसेस आ रही हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हीलियम वगैरह, और ऑक्सीजन भी आ रहा है। अब ब्लड के अंदर जब ये एयर जाएगी तो उसमें ब्लड में पिगमेंट होता है रेड कलर का। यू ऑल नो दैट
दैट पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड दिस हीमोग्लोबिन विल कंबाइन ओनली विद ऑक्सीजन, रेस्ट ऑफ द एयर पार्टिकल, जो एयर में मेन पार्टिकल उनसे कंबाइन नहीं होगा। तो ये किससे कंबाइन होगा बेटा, ध्यान रखेंगे, ओनली ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन कंबाइन होगा। तो रेस्ट ऑफ द एयर बाहर रह जाएगी, यानी कि लंग्स के अंदर ही। खाली एल्वियोलाई क्या कैरी करेगा, हीमोग्लोबिन जो है क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड में मिक्सअप होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कहां हो जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी। किसके थ्रू, ब्लड, क्योंकि ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाएगा, हार्ट इसको ब्लड को पंप करता है, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मूव कर जाएगा। यही ऑक्सीजन बॉडी से, आई मीन डिफरेंट ट्यूब से होता हुआ सेल्स के अंदर पहुंचेगा। उसके मैकेनिज्म को हम ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे। जब ये सेल्स में जाएगा, सेल में ऑलरेडी, अच्छा ब्लड के साथ में फूड मटेरियल भी जा रहा है, तो यही ब्लड का फूड मटेरियल, ग्लूकोज एंड ऑल दैट प्लस ऑक्सीजन फिल्टर होके और कहाँ जाएगा, डिफरेंट सेल्स में जाएगा। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होगी, जहां पर जो रेस्पिरेशन में हम पढ़ चुके हैं, फूड ब्रेक हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर, और साथ में क्या बन जाएगी, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी बेटा, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। वापस से समझिए, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन हुआ ब्लड में और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। वैसे तो ब्लड में और भी क्या क्या पार्टिकल्स हैं, फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल सभी प्रेजेंट हैं, ओके। अब ये डिफरेंट ट्यूब से होता हुआ जब ब्लड आगे जाएगा तो कैपिलरीज, ब्लड हम आगे देखेंगे, ब्लड वेसल्स 3 टाइप की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज से कैपिलरी कनेक्टेड है, तो कैपिलरी में जैसे ही ब्लड आएगा तो ब्लड वहां से फिल्टर हो जाता है, जहाँ पे क्या क्या चीजें चली जाती हैं, फिल्टर होने के बाद में फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल और साथ में जो है ऑक्सीजन। तो यही ऑक्सीजन डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब यही टिश्यू से डिफरेंट सेल्स के अंदर जाएगा, सेल में वही फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल नाम देंगे, और वहां से ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बना लेगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हम समझते हैं, रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट और अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम रिएक्शन देखें, रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, C6H12O6, व्हाट इज दैट, फूड मटेरियल किससे कंबाइन हो रहा है, 6O2 से, क्या बन जाएगा, 6CO2, 6H2O प्लस एनर्जी, व्हाट इज दैट, 38 ATP, ओके। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब जितना भी ब्लड फिल्टर हुआ था, सेल्स में चला गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, एनर्जी बन गई, वही ब्लड वापस रिटर्न आएगा कैपिलरीज में। कैपिलरीज से अब आगे वो वेन्स में जाएगा, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज से डिफरेंट बॉडी सेल्स, वापस रिटर्न आ गया कैपिलरी में, फिर कहाँ जाएगा, वेन्स में। अब ब्लड किस टाइप का हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब उसके अंदर क्या नहीं है, पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है, अब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। सबको बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, क्या आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम देंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, अब देखिए एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो रहा था, बट व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा, नो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड प्लाज्मा में ही मिक्सअप होकर आगे बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा कि यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट से कवर, सब पूरे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप होते हुए वापस किस में आ जाएंगे, एल्वियोलस में या एल्वियोलाई में। अब ये एल्वियोलाई वापस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को, जो रेस्ट ऑफ द एयर अंदर लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, अब उसमें क्या सप्लाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी सप्लाई कर देगा। अब ये मेनली जितना भी एयर है वो क्या होंगे, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तक ये जो चेस्ट कैविटी क्या थी आपकी, कॉन्ट्रैक्टेड थी, आई मीन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड था, जिससे चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा, अब इस गैस को बाहर रिलीज करना है, तो जो चेस्ट कैविटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, यही चेस्ट कैविटी अब रिलैक्स हो जाएगी, ओके। चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अब वैसे रिलैक्स हो जाएगी। अब रिलैक्स हो जाएगी, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, तो जो चेस्ट कैविटी एक्सपांड हुई थी वो क्या हो जाएगी, वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, चेस्ट कैविटी अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब वॉल्यूम कम हो गया चेस्ट कैविटी के कॉन्ट्रैक्शन से, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम हो गया।
चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया तो कम वॉल्यूम तो अंदर चेस्ट के अंदर और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा और आउटसाइड द एनवायरनमेंट एयर का प्रेशर कम। तो एयर अपने हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा, यानी कि एल्वियोलस से ब्रोंकियोल्स तक आएगा, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रेकिया, ट्रेकिया से नेजल पैसेज, से नोस्ट्रिल से होता हुआ, नोज से होता हुआ बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये कौन से प्रोसेस होगी? एक्सहेलेशन, जब एयर बाहर जा रही है, और जब अंदर आ रही है तो हम इसको क्या नाम देंगे? इनहेलेशन। ठीक है बच्चों, अब वापस से एयर को अंदर लेना है, फिर से चेस्ट कैविटी आपकी आई मीन व्हाट इज दैट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाएगी, एयर हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड रेसिड्यूल वॉल्यूम। ओके, तो ये तो एक प्रोसेस हमने पढ़ी रेस्पिरेशन की इस तरीके से, और फिजिकली किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है, और एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की प्रोसेस क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगी पूरी बात। ओके, अब इसके आगे कॉन्सेप्ट को हम 2-3 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो ब्रीदिंग की रेट है ना, रेट ऑफ ब्रीदिंग, एक नॉर्मल ह्यूमन जो रेस्ट की कंडीशन में है तो उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग है 15 to 18 टाइम पर मिनट। ओके, एक मिनट में वो कितनी बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस करता है? 15 से 18 बार, 15 to 18 टाइम, ध्यान रखेंगे। ओके, एक नॉर्मल ह्यूमन में ये ब्रीदिंग की रेट हो जाती है, अगर वो ना तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है और ना ही किसी मेंटल टेंशन में, नॉर्मल वो रेस्ट की कंडीशन में है, देन 15 to 18 टाइम पर मिनट। ओके, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इससे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, आप सुन लें। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि हम रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। आपको पता है हाउ टू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे, CO2 लाइम वाटर है आपका, CaOH होल ट्वाइस, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का कैसा प्रेसिपिटेट आएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। और एक्सेस में पास करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट से व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, हम एक लाइम वाटर लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, ओके, और उसके बाद उसमें हम एयर ब्लो करते हैं अपने नोज से। नोज से जैसे एयर ब्लो करेंगे, कुछ टाइम में हम देखेंगे कि वो जो लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो कैसा हो जाएगा? मिल्की, यानी कि व्हाइट कलर का हो जाएगा। व्हाइट कलर का हुआ यानी कि डेफिनेटली लाइम वाटर में क्या मिक्स हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अगर हम एक्सेस में पास करते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो व्हाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसी में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो CaHCO3 है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, और इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से व्हाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट और समझिए, आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम ड्रॉ करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना भी आना चाहिए। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ओके, समझते हैं क्या है? इसी को मिटा के लिखता हूं मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब इसका क्या मतलब है समझिए। अभी हमने बता दिया कि हीमोग्लोबिन जो है वो किससे कंबाइन हो रहा है? आपका ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। ओके, बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन से 200 टाइम ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो अगर हीमोग्लोबिन के पास चॉइसेस हैं कि क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन हो या फिर वो ऑक्सीजन से, तो डेफिनेटली वो किससे कंबाइन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से ही कंबाइन होगा। उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है? 200 टाइम ज्यादा है। तो होता क्या है, जब नेचर में बाई चांस पॉल्यूशन बढ़ रहा है या हम किसी कार्बन मटेरियल को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में, ठीक है, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं
तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन अगर कम है तो। ओके, अगर हमने कार्बन क्या ले लिया है ज्यादा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कम है, तो क्या बन जाएगा, CO। एंड CO किसका फॉर्मूला है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, क्या रिएक्शन लिखी मैंने, फिर से लिख लो, 2C + O2, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CO, है ना, 2CO बन गया, व्हाट इज दैट, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से 200 टाइम्स ज्यादा है। तो पर्सन अगर किसी रूम में ऐसा कोई चीज आप जला के सो गए हैं, ओके, जिसमें ऑक्सीजन डेफिनेटली, अगर खिड़कियां वगैरह बंद है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का आई मीन ऑक्सीजन की कमी में वही कार्बन बर्न होगा और क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा है, तो जो पर्सन ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, अब वो एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेगा और पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगी। ओके, डिफरेंट सेल्स तक, ब्रेन तक। तो पर्सन जो है, पर्सन को सफोकेशन फील होगा, और अगर वो नॉर्मल कंडीशन में जग गया और उसने खिड़कियां वगैरह खोल ली, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर कर लिया, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो नींद में ही मर जाएगा सफोकेशन फील होते होते। दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, सर्दियों के दिनों में कभी भी कोई कोयला या कोई भी चीज आप जलाकर बंद कमरे में नहीं सोएं, अदरवाइज ये प्रोसेस होने के फुल चांसेस रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आई थिंक ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को याद रखना जरूरी है आपको, है ना। जस्ट अ मिनट। ठीक है बच्चों, तो आज के रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही हमने देखा। वापस से रिवाइज कर लूं एक बार, मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया आपको पूरा, फिर मैकेनिज्म बता दिया, कैसे इनहेलेशन, कैसे एक्सहेलेशन, कि कैसे वो एल्वियोलाई ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कंबाइन होगा हीमोग्लोबिन से, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा डिफरेंट सेल्स में, एनर्जी मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से मिक्सअप होता हुआ वापस आएगा, कहाँ तक जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट से होता हुआ फिर से किसके अंदर, टिश्यूज से होता हुआ फाइनली एल्वियोलाई तक आएगा, और वही पूरी एयर के साथ में बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ह्यूमन में हमने ब्रीदिंग रेट देखी 15 से 18 टाइम, 15 to 18 टाइम पर मिनट। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को हमने समझ लिया कि अगर नेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो पर्सन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने लग जाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी 200 टाइम ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट था हमारा। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा वीडियो आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा, तो इतना एक बार अच्छे से पढ़ लें, उसको रिवाइज कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।